गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं मोनिका शर्मा। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी पिछली क्लास में हमने संधि पढ़ा था और संधि का कौन सा पार्ट, स्वर संधि। हमने उसके बारे में देखा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर के भी 5 भेद होते हैं जिनके विषय में हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। व्यंजन स्वर में हमने देखा था कि स्वर के बाद कोई स्वर आता है। ठीक है, स्वर के बाद कोई स्वर आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और वैसे ही व्यंजन संधि में है, व्यंजन के बाद, अब उसमें क्या था, स्वर के बाद स्वर ही आएगा, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है या व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है। तो किसी भी व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए, उनके आने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के लिए कुछ नियम हैं, यहाँ कुछ नियम हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम पहला नियम पढ़ते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो ये है कि व्यंजन के 5 वर्गों, 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये सभी को पता होगा। कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, डे। चै वर्ग में चै, छे, जै, झैये। टे में टे, ठे, डे, ढे, ने। तै में तै, थे, दे, धे, ने। पै में पै, फे, बै, भै, मै। ठीक है, यहाँ तक सबको पता होगा। तो व्यंजन के जो 5 वर्ग है, कै, चै, टे, तै, पै, उनके पहले व्यंजन कै, चै, टे, तै, पै के बाद अगर कोई स्वर अथवा तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। ठीक है, कि अगर व्यंजन के 5 वर्गों में से कै, चै, टे, तै, पै के बाद में अगर या तो कोई स्वर आए या कोई तीसरा या चौथा अंतस्थ व्यंजन जैसे ये, रे, ले, वे, ठीक है, ये आए, तो जो भी शब्द होगा, जैसे कै आ गया तो कै किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ग में। ठीक है, अपने तीसरे में। तो कै, खे, गे, तो कै किस में बदल जाएगा, गे में बदल जाएगा। ठीक है, अगर चै आ गया तो चै, चै, छे, जै में बदल जाएगा। अगर छे आ गया तो छे, चै, छे, जै, झै, ये में बदल जाएगा। इस प्रकार ये क्या, अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कै प्लस जै। अब देखिए, हम कै और जै का मिलान देखते हैं। कै और जै, वा, कै आया है तो हमें ऊपर नियम दिया है कि अगर कै आया है तो वो किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो कै का तीसरा, कै, खे, गे, तो वाक प्लस जाल क्या बन गया, कै का गे बन गया, तो वाग जाल। उसी तरह चै और ए, अब चै के बाद में क्या, स्वर आ गया, तो चै और ए, तो चै किस में बदल जाएगा, चै के बाद में क्या आया है, ए, तो किस में बदला, जै में। तो अंचह प्लस अंतः क्या बदल गया, अजंत। अच प्लस अंत है अजंत। चै किस में बदल गया, जै में बदल गया। ठीक है, टे और दे का हम देखते हैं तो किस में बदलेगा, टड, टे, ठे, डे। टे का कौन सा है तीसरा वर्ग, टे, ठे, डे। ठीक है, तो टे का तीसरा व्यंजन टे, ठे, डे, तो षट प्लस दर्जन, तो क्या हो जाएगा, षट दर्शन। तै और ए, तै का तै, थे, दे, तो दे में बदल जाएगा। जगत प्लस अम्बा, तो तै किस में बदल जाएगा, दे में जगदम्बा। अब हमने देखा पहला नियम, अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि मैं या न हो तो पहला वर्ण उसी के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अगर वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी मैं या न आ गया तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, उसी के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कै, टे, तै का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे, णे, ने। पहले नियम में हमने क्या देखा था, तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा, और इस नियम में किस में बदल जाएगा, 5वें व्यंजन में। जैसे कै और मैं, तो कै आ गया, कै किस में बदलेगा, 5वें में, तो 5वां व्यंजन कौन सा हुआ, कै, खे, गे, घे, डे, डे में बदल जाएगा। तो वाक प्लस में, वार्ड में। तै किस में बदल जाएगा, तै, थे, दे, धे, ने। 5वां वर्ग न हो गया, 5वां व्यंजन, तो तै ने में बदलेगा, तो सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। ये है इसका दूसरा नियम।
उसके बाद है इसका तीसरा नियम मैं के संबंध में। अब मैं के संबंध में इसका जो नियम है वो ये है कि अगर मैं के बाद अगर हम संधि करें दो शब्दों में और पहले शब्द का दूसरा वर्ण क्या हो मैं, तो मैं के बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला क्या हो कै, ते, चे, ते, पे, इनका कोई भी वर्ण आए, ठीक है, तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। अब अनुस्वार पता है आपको, जो बिंदी लगती है, ठीक है। तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देखिए सम प्लस कल्प किस में बदल गया, संकल्प। सम प्लस जय किस में बदल गया, संजय। तो ये था हमारा इसका दूसरा नियम। अब उसके बाद है तीसरा नियम। तीसरा नियम है कि अगर मैं के बाद यदि ये, रे, ले, वे, शे है में से कोई भी वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। यदि मैं के बाद ये, रे, ले, वे, शे है से कोई वर्ण आए तो क्या हो जाता है, मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, मैं के बाद में क्या आया, ये आया, तो ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, क्या बन गया, संयोग। सम प्लस वाद, तो उसमें दे रखा है मैं के बाद में क्या है, ये, रे, ले, वे, शे में से कोई आए तो मैं के बाद में क्या आया है, वह आया है, तो ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। सम प्लस वाद, संवाद। सम प्लस रक्षा, संरक्षा। सम प्लस शय, संशय। इस प्रकार यदि मैं के बाद कोई भी ये, रे, ले, वे, शे है कोई वर्ण आता है तो मैं का अनुस्वार रूप हो जाता है। उसके बाद इसका दूसरा नियम, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण हो तो 6 का क्या हो जाता है, चच, ठीक है। यदि कोई स्वर है और स्वर के बाद में क्या आ गया, 6 आ गया, तो वो 6 किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा च और 6 में, चच में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए हम देखते हैं, हम ए के बाद में 6 लाते हैं तो स्वे, वे में कौन सा है, ए, तो स्वे प्लस छंद, तो देखिए स्वच्छंद, आधा च और 6 में परिवर्तित हो गया। अब उ और 6 का देखते हैं हम, अनु, उ है, अनुवर्ण है, उ वर्ण है, तो अनु प्लस छेद किस में बदल गया, अनुच्छेद। आ प्लस 6 में आ प्लस छादन, आच्छादन। तो इस प्रकार यदि किसी स्वर के बाद 6 आता है तो 6 चेच यानी आधा च और 6 में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट नियम, यदि से पूर्व यानी पहले, यदि से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, ठीक है। यदि हम दो शब्दों की जब संधि करें तो से पहले क्या हो, ए या आ के अलावा कोई स्वर आता है तो शय किस में परिवर्तित हो जाता है, शय में। शय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ई और शय का हम देखते हैं तो वी प्लस सम, ठीक है, क्या आया, वी प्लस सम, तो किस में बदल गया, शय में, विषम, ठीक है। सु प्लस क्षमा किस में बदल गया, सुषमा, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट कि से पहले अगर ए या आ के अतिरिक्त कोई भी आए तो देखिए पहले में से पहले क्या आया, ई आया है, वी, ठीक है, और दूसरे में से पहले क्या आया, सु यानी ऊ, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, शय में। उसके बाद नेक्स्ट नियम है, यदि री, रे और शय के बाद न हो तो न का क्या बन जाता है, ण। यदि हम संधि करें और री, रे और शय इनके बाद अगर न हो, ठीक है, इनके बाद क्या हो, न, तो वो न किस में परिवर्तित हो जाएगा, ण में। जैसे हम देखते हैं री प्लस न तो क्या बन गया, ऋण। तर प्लस न, तरण। भूष प्लस अन, भूषण। परि प्लस नाम, परिणाम। तो ये न किस में परिवर्तित हो गया, ऋण में। तो ये था हमारा नेक्स्ट नियम, ठीक है। तो इस प्रकार हमने व्यंजन संधि देखी। अब हमारी 2 संधियाँ हो गई, स्वर और व्यंजन। स्वर में स्वर के बाद स्वर, व्यंजन में व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। हमने सारे नियम भी पढ़े हैं। उसके बाद जो है हमारी विसर्ग संधि। अब देखिए विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि में, विसर्ग आपको पता है, हम जो 2 बिंदी लगाते हैं, जो डॉट लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम विसर्ग कहते हैं। तो उन विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उनके आने से उनमें जो परिवर्तन होता है, उनके आने से जो उनमें विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
विसर्ग संधि। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो उनके आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर व्यंजन की तरह इसके भी कुछ नियम हैं। देखिए, पहला, यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आ गया, ठीक है, विसर्ग लगे हैं, विसर्ग के बाद अगर कोई व्यंजन आ गया तो व्यंजन किस में बदल जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? ओ में। क्या होगा वो व्यंजन? जैसे मनः प्लस बल, तो मनः है, विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में क्या आ गया? बै, व्यंजन आ गया, तो ये किस में परिवर्तित होगा? ओ में, तो ये क्या बन गया? मनोबल। मनः प्लस रथ, वही विसर्ग के बाद व्यंजन, तो ओ में परिवर्तित, मनोरथ। तपः प्लस वन, विसर्ग के बाद व्यंजन, तो तपोवन। अधः प्लस गति, विसर्ग के बाद व्यंजन, तो ओ में परिवर्तित, अधोगति। इस प्रकार अगर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है तो वो अपने आप ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट है हमारा, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। ठीक है, कि क्या है, अगर विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर आ गया है, तो वो स्वर किस में परिवर्तित हो जाएगा? रे में। जैसे देखो, नी है, तो नी में कौन सा स्वर? ई। ई का स्वर जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो नी, ने प्लस ई, नी, तो कौन सा? ई। तो विसर्ग से पहले अगर कोई स्वर आता है तो किस में परिवर्तित होगा? रे में। तो नी प्लस अर्थक, तो विसर्ग से पहले ई स्वर, तो क्या क्या बनेगा? निरर्थक। नी प्लस विकार, निर्विकार। नी प्लस उपाय, निरुपाय। दू प्लस जन, अब दू में ऊ है, ऊ स्वर है, तो ऊ का वही रे में परिवर्तित, दुर्जन। तो इस प्रकार अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर आता है तो वो रे में परिवर्तित हो जाता है। इसका नेक्स्ट नियम, यदि विसर्ग के आगे कै, चे, छ, से हो तो विसर्ग का शय हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के आगे कै हो, चे हो, छ हो, शय हो तो वो शय और शय में। जैसे दू प्लस कर, अब विसर्ग के बाद में क्या आ गया? कै आ गया, तो कै किस में परिवर्तित होगा? शय या शय में, तो दू प्लस कर, दुष्कर। नी प्लस छल, छ आ गया, तो निश्छल। नी प्लस चय, निश्चय। दू प्लस शासन, दुशासन। इस प्रकार ये सारे किस में परिवर्तित हो गए? शय और शय में। इसके बाद हमारा जो लास्ट है सबसे, वो है यदि विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे कोई भी क्या हो, कै हो, तय हो, शय हो, तो वो किस में? शय में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे नमः प्लस कार, क्या आ गया? तो नमस्कार। नी प्लस तेज, निस्तेज। पुरः प्लस कार, पुरस्कार। नी प्लस सार, निस्सार। इस प्रकार कै, तय, शय आने पर ये शय में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आज हमने देखा व्यंजन और विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि के हमने नियम पढ़े जिनके अनुसार हमें व्यंजन और विसर्ग संधि को समझना है। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ी है वो सभी बच्चों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।